हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा निषाद एंड वेलकम टू इंजीनियर स्टडी सर्कल। जैसा कि आपको पता है कि हमारे यूपीएससी जेईई 2016 और 18 में जो एग्ज़ाम्स होने वाले थे, वैकेंसीज आई हुई थी, उनका अब क्या है एग्ज़ाम में जो डेट आ चुकी है आपकी 19 दिसंबर है। इट मीन्स नेक्स्ट संडे आपका क्या हो जाएगा, एग्ज़ाम होगा। हमारे पास ओनली अब 6 to 7 डेज, ओनली 6 डेज बचे हैं। तो ये आज आपका लास्ट टॉपिक है जो फिनिश हो जाएगा और उसके बाद से हम लोग आज से ही क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट लगाने स्टार्ट कर देंगे। गारंटेड मैं आपको दे रही हूँ कि आपका हिंदी का जितना पोर्शन है वो इस सारी थ्योरी के और जितने भी आपके एमसीक्यूज हम देंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, वो सब आपका कवर होगा और उन्हीं में से आएगा, उससे अलग कहीं भी नहीं आएगा। तो बेफिक्र होके आप आराम से ये पूरे सेट देखिए और अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करिए साथ ही साथ में। तो जैसा कि आपको पता है कि ये आपका सामान्य हिंदी की क्लास है और लास्ट क्लास होने वाली है। अगर आपने इसके पहले वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाके इसके 1 to 10 वीडियोस देख लीजिए, तो गारंटीड आपको वो टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। तो अभी ये जो आपका नया टॉपिक है, आपका लास्ट टॉपिक है इस पूरे आपके एग्जाम के लिए, थ्योरी के लिए लास्ट टॉपिक रहेगा वाक्य भेद, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, जो कि हम इसका मेन पॉइंट होगा वो डिटेल में जानेंगे और आपका जो इंपॉर्टेंट ही थिंग्स है वही चीज़ें हम लोग सिर्फ कवर करेंगे, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं, जिससे टाइम वेस्ट होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन। फर्स्ट है हम लोगों का, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वाक्य भेद पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वाक्य होता क्या है। तो सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिसे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो, यानी कि हम कुछ ऐसे मीनिंगफुल ले लेंगे, कुछ ऐसे मीनिंगफुल शब्द ले लेंगे और उनको हम एक व्यवस्थित क्रम में लिखेंगे ताकि वो क्या बन सके, वो एक शब्द, बहुत सारे शब्दों को जोड़कर एक वो वाक्य बन सके। जैसे सबसे पहले हम लिख लेते हैं, आप कौन सा ले लो, एक ले लेते हैं खाना, ठीक है। एक आपने लिख लिया खाना, एक लिख लिया हमने खाता है, फिर क्या हो गया राम। तो अगर इस सेंटेंस को पढ़ो, खाना खाता है राम या खाता खाना राम है, तो ये सेंटेंस आपका सुव्यवस्थित नहीं है, ठीक है। इट मीन्स आपको एक सार्थक शब्दों में नहीं है। इसको हम कैसे बोलेंगे, राम खाना खाता है, क्या बोलेंगे, राम खाना खाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सुव्यवस्थित हो जाएगा, मतलब आप उसको इस तरीके से लगाएंगे ताकि वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, जो आपके वाक्य में कितने तत्व होते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। तो इसके कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं। कितने, 6। एक होता है हमारा सार्थक, योग्यता, निकटता, आकांक्षा, पदक्रम और अनन्वय। तो चलिए इसको डिटेल में जानते हैं कि क्या होते हैं। सबसे पहले देखते हैं, इसमें हम लोग बात करते हैं सार्थकता के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे, सबसे पहले सार्थकता के बारे में बात करेंगे। तो बहुत ही ध्यान से आप इसे समझिएगा। वाक्य का कुछ ना कुछ अर्थ आवश्यक होता है, मतलब आप जब कोई एक सेंटेंस बोल रहे होते हैं उसका कुछ तो मीनिंग होगा। अब छोटे बच्चा होता है, वो कुछ भी उसका बैबल करता है, कुछ भी मुंह से बोलता है, उसका वो भी चाहता है अपनी बात कहना पर उसको समझ नहीं पाते, तो वो सार्थक नहीं हो पाता। बट आप कुछ भी मुंह से बोलते हो वो एक सार्थक होता है, उसका कोई अर्थ होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, सार्थकता बोलेंगे। नेक्स्ट हो जाता है हमारा योग्यता। योग्यता के बारे में पढ़ेंगे तो वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में जो प्रसंग के अनुसार होता है, यानी कि हम लोग उस अर्थ की क्या योग्यता है। जैसे चाय खाई तो चाय खाई जाती है, नहीं चाय तो पी जाती है, तो क्या हो जाता है, चाय पी। नेक्स्ट है हमारा आकांक्षा। तो आकांक्षा का अर्थ होता है इच्छा, मतलब हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न हो या हम कुछ करने की इच्छा चाहें तो वो क्या होता है, इच्छा होता है। तो जिसके कारण से क्या होता है, अभिव्यक्ति का जो अधूरापन लगे वो भी पूरे किए जा सकते हैं। जैसे आप कोई सेंटेंस लिखते हो, पत्र लिखता है, तो पत्र लिखता, ये तो क्रिया है, ठीक है, करता है, तो इसमें क्या है, किसी की इच्छा तो होगी पर काम करने की, कौन पत्र लिख रहा है, किसके लिए लिख रहा है, ये सब नहीं बोला गया। तो क्या होगा, राम पत्र लिखता है, तब जाके उसमें क्या हो जाएगी, एक आकांक्षा हो जाएगी कि हाँ एक तरीके से हुआ। फिर बात करते हैं निकटता। निकटता मीन्स क्या है, जब आप लिखते हैं और हम लोग बोलते हैं तो वाक्य में जो छोटे छोटे से पॉज, कॉमा, ये सब चीजें यूज करते हैं तो वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कहीं भी हम ऐसे नहीं बोल सकते कि हमने इतना पूरा बोल दिया उसके बाद में
इतना लंबा सा आप पॉज लेके बोले तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब ऐसा भी नहीं होगा कि आप एक सेंटेंस यहाँ लिखो बाकी सेंटेंस यहाँ लिखो, तो ये जो बीच का गैप होगा इस गैप को हम लोग इतना नहीं रख सकते। तो आपको पता होना चाहिए लिखते समय शब्दों में और बोलते समय शब्दों में निकटता, यानी कि थोड़ा सा गैप होना चाहिए माइनर, जिस हिसाब से हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पदक्रम। पदक्रम की अगर हम बात करेंगे तो वाक्यों में पदों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए, एक सीक्वेंस वाइज में उन सारे शब्दों को लगाया जाना चाहिए ताकि उनका एक पर्टिकुलर मीनिंग निकल सके। अन्वय की बात करेंगे हम लोग तो अन्वय में क्या हो जाएगा, अन्वय का अर्थ क्या होता है, मेल होता है, जिसमें लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक, क्रिया, ये सब चीजें क्या हो, एक सुव्यवस्थित तरीके से उसमें उपयोग की जाए। जैसे हम बोल सकते हैं राम खाना खाती है, अरे ये तो गलत हो गया क्योंकि राम तो लड़का है, उसके लिए खाती नहीं, क्या होगा, खाता है। तो इस तरीके से जो शब्द होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, अन्वय कहलाते हैं। आई होप आपको ये सेक्शन क्लियरली से समझ में आएगा, तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको इससे कुछ हेल्पफुल मिल सके। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वाक्य के अंग, यानी कि जो वाक्य के अंग होते हैं वो कितने होते हैं, दो होते हैं। एक उद्देश्य होता है, दूसरा विधेय होता है। जैसे एक हम लोग सेंटेंस लेते हैं, राम खाना खाता है, ठीक है, ये सेंटेंस हम लोगों ने लिखा। तो इसमें हम कैसे पता चलेगा क्या उद्देश्य है क्या विधेय है, तो हम लोग इसमें देखेंगे जो राम है ये हमारा क्या कहलाएगा, उद्देश्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उद्देश्य। और जो हमारा विधेय होगा तो विधेय हमारा क्या कहलाएगा, विधेय कहलाएगा खाना खाता है। खाना खाता है पूरा क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। तो अब इसके डिटेल में इसका मीनिंग जानते हैं। तो उद्देश्य क्या होता है, जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा होता है उसे उद्देश्य कहते हैं। खाना खाता है, कौन खाना खाता है, राम, तो राम क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। विधेय इंग्लिश में प्रेडिकेट कहते हैं। तो वाक्य में शब्दों के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे राम क्या कर रहा है, तो क्या मतलब खाना खाता है या खाना खा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग, जिससे आप क्लियरली समझ में आ जाएगा आपको कि वो किस तरीके से होते हैं। यहाँ पे है अनुराग खेलता है, तो अनुराग हमारा क्या हो गया, उद्देश्य हो गया, और खेलता है वो हमारा क्या हो गया, विधेय हो गया। सचिन दौड़ता है, सचिन उद्देश्य हो जाएगा और दौड़ता है क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है, तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, व्यक्ति की बात हो रही है, तो व्यक्ति हमारा क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा, बाकी हमारा क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। आगे चलिए देखते हैं, वाक्य के भेद देखेंगे। वाक्य के भेद देखेंगे तो वाक्य के कितने भेद होते हैं ये जानते हैं। सबसे पहला होगा आपका विधानवाचक यानी कि असर्टिव सेंटेंस, निषेधवाचक निगेटिव सेंटेंस, आज्ञावाचक इंपेरेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इच्छावाचक इलेक्टिव सेंटेंस, संदेहवाचक सेंटेंस इंडिकेटिंग डाउट, विस्मयवाचक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, संकेतवाचक और कंडीशनल सेंटेंसेस। अब एक एक के बारे में मीनिंग इनका समझ लेते हैं ताकि अगर एग्जाम में आ जाए तो आप पहचान सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विधानवाचक की, तो मीन्स होता है आपका असर्टिव सेंटेंस। क्या होता है, असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं। तो जिसमें आपको पता होना चाहिए विधानवाचक क्या होता है, जिन वाक्यों में क्रिया करने या होने का सूचना मिले। मतलब क्रिया मीन्स क्या होता है, काम होता है। क्रिया मीन्स क्या होता है, काम। कोई भी काम हो रहा है या हुआ है या होने वाला है, हमें काम का होने का बोध हो तो उसे विधानवाचक या क्या बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे वर्षा हो रही है, राम जा रहा है, मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है आपका निषेधवाचक। निषेध मीन्स होता है निगेटिव, मना करना। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें क्रिया के ना होने का भाव प्रकट हो कि कोई भी क्रिया नहीं हो रही, जैसे बारिश नहीं हो रही है, राम नहीं जा रहा है, मैं पढ़ा रही हूँ, आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है आज्ञा या आज्ञावाचक। इट मीन्स क्या हो जाएगा, आपका आएगा इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान होता है, तो उन्हें क्या कहते हैं, आज्ञावाचक। जैसे मैं बोलूंगी आप जाकर खाना खा लो या आप बैठकर पढ़ो, मोहन घर जाओ, तो यहाँ पे क्या है, आज्ञा दे रहे हैं या हम किसी से आज्ञा ले रहे हूँ, क्या मैं जा सकती हूँ, क्या खाना खा सकती हूँ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा।
नेक्स्ट है प्रश्नवाचक, और जैसा कि आपको पता है कि आपको इसके नेम से ही आपको पता चल जाएगा ये किस तरह के सेंटेंसेस हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मीन्स जब आप किसी से प्रश्न पूछते हो या प्रश्न करते हैं, जैसे तुमने खाना खाया, रमेश कहाँ जाएगा, तो ये क्या हो गया प्रश्नवाचक। इच्छा यानी कि इलेक्टिव, ऐसे वाचक एक ऐसे सेंटेंसेस जो क्या बताते हैं, किसी के शुभकामना देने का ज्ञान हो रहा हो, किसी की इच्छा, किसी का आशीष हो, तो इस तरीके से पता चलेगा वो इलेक्टिव यानी कि इच्छावाचक हो रहे हैं कि हम किसी को अपनी इच्छा से कुछ बोल रहे हैं या करने की इच्छा है। तो जैसे तुम्हारा कल्याण हो, मैं फल खाऊंगा या मैं घर जाऊंगा, आज तुम बस इतना ही कर लो, ये करके क्या हो जाएगा आपकी इच्छा, मतलब कि जिसमें हम इच्छा जता रहे हो। नेक्स्ट है हमारा संदेहवाचक यानी कि सेंटेंसेस इंडिकेटिंग डाउट, ऐसे वाक्य जिसमें क्या हो, हमें कोई वर्क जो हो, यानी कि मेन हम लोग क्रिया के बारे में बात कर रहे हैं इस सेंटेंसेस में, तो हम लोग क्या देखेंगे कि उस क्रिया का होना कंफर्म नहीं हो, जैसे शायद, परंतु, हो सकता है, तो ये सारे वर्ड आ जाए तो इसका मतलब वो क्या दे रहे हैं, संदेह दे रहे हैं। नेक्स्ट है विस्मयवाचक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सडन फीलिंग आए, मतलब आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक, हंसी, दुख, ये सब चीजें सडनली आ जाए तो वो क्या कहलाते हैं, संदेहवाचक सेंटेंस, विस्मयवाचक सेंटेंसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट है संकेत वाचक यानी कि कंडीशनल सेंटेंसेस, तो जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है तो वो क्या कहलाएगा, आपका संकेत करता है, यानी कि आप बोलो यदि परिश्रम करोगे तो ही आप सफल होगे, अदरवाइज नहीं होगे। तो दूसरा वाला क्या है, फर्स्ट वाले पे डिपेंडेंट है। आई होप आपको क्लियरली ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। सबसे पहला होता है सरल, संयुक्त और आश्रित। सरल वाक्य क्या होता है, सरल वाक्य वे वाक्य होते हैं जिसमें एक उद्देश्य होता है और एक ही क्या होता है, विधेय होता है। एक उद्देश्य और एक विधेय से मिलकर जो वाक्य बनते हैं वो वाक्य क्या कहलाते हैं, सरल वाक्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सरल वाक्य कहलाते हैं। और संयुक्त वाक्य क्या होता है, 2 या 2 से अधिक वाक्यों को आपस में जोड़ दिया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं, ऐसे वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। यानी कि सरल वाक्यों के 2 या 2 से अधिक सरल वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, पर उन वाक्यों को कैसे जोड़ते हैं, और, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, ये सारे शब्दों को लेकर जोड़ के जो नया वाक्य बनाएंगे वो वाक्य क्या कहलाएगा, संयुक्त वाक्य कहलाएगा। जैसे मैं घर आऊंगा और आज रुकूंगा भी, तो ऐसे कोई भी सेंटेंसेस, 2 सेंटेंसेस आपस में जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट होगा मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य आपको ध्यान से देखना है, संयुक्त तो सिर्फ और, यदि, जब किसी वर्ड से अटैच्ड होते हैं, मिलकर बनते हैं तो वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। बट मिश्रित वाक्य में पहला तो आपका क्या हो जाएगा, पहला आपका प्रमाण हो जाएगा, प्रधान उपवाक्य हो जाएगा, पर जो सेकंड वाक्य हो जाएगा वो आश्रित हो जाएगा, मतलब डिपेंड हो जाएगा। सेकंड वाला वाक्य फर्स्ट वाले पे डिपेंडेंट होगा तो वो कौन सा हो जाएगा, मिश्रित वाक्य हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जैसा कि आप एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर नहीं बनते, यानी कि तुम्हारे अक्षर नहीं बनते, ये किस पे डिपेंडेंट है, मैं जानता हूं। जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है, तो वह मेरा भाई है जो लड़का तुम्हारे कमरे में बैठा है, तो दोनों क्या है, डिपेंडेंट है। आई होप आपको क्लियर आया कि रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। नेक्स्ट देखते हैं वाक्य विग्रह क्या होता है। वाक्य के विभिन्न अंगों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया को वाक्य विग्रह कहते हैं। जैसे समास विग्रह होता है वैसे ही वाक्य विग्रह भी होता है। इसको वाक्य विभाजन या वाक्य संश्लेषण भी कहा जाता है। जैसे सरल वाक्य बनता कैसे है, एक उद्देश्य एक विधेय से मिलकर सरल वाक्य बनता है, वैसे ही सरल वाक्य को जब विभाजन करेंगे तो एक उद्देश्य और एक विधेय में वो टूट जाएगा। संयुक्त वाक्य सरल और सरल वाक्य मिलकर बनता है, तो जब संयुक्त वाक्य को ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, उसका विभाजन करेंगे तो एक सरल वाक्य निकलेगा। जो मिश्र वाक्य होगा तो उसमें एक प्रधान उपवाक्य निकलेगा और दूसरा आश्रित उपवाक्य निकलेगा। नेक्स्ट देखते हैं उपवाक्य यानी कि क्लॉसेस पढ़ लेते हैं कि क्लॉसेस क्या होता है, इसको ध्यान से समझेंगे। यदि किसी एक वाक्य में क्या होगा, यदि किसी में वाक्य में एक से अधिक समापिकाएं क्रिया हो तो वह
उपवाक्य वाक्य उपवाक्यों में बढ़ जाता है, यानी कि एक से ज्यादा क्रियाएं होती रही होंगी तो वो उपवाक्य यानी कि क्लॉसेस में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा? क्लॉसेस में चेंज हो जाएगा। और उसमें जितने भी समापिकाएं क्रिया होती हैं उतने ही उपवाक्य होते हैं। इसमें दो होते, एक मेन क्लॉसेस होगा, दूसरा सब कोऑर्डिनेट होगा। मेन मुख्य होगा और जो सब कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? डिपेंडेंट होगा। जैसे राम सच्चा आदमी है, रश्मि ने कहा, ठीक है, क्या हो गया? रश्मि ने कहा राम सच्चा आदमी है, तो क्या हो गया? एक आपका यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कि राम सच्चा आदमी है, ये क्या हो जाएगा? आपका सब कोऑर्डिनेट हो जाएगा। उसका विचार है कि, ऐसे करके अगर बनाया जाए। एक नेक्स्ट ले लेते हैं, मैं जानता हूं कि वह बहुत ईमानदार है। क्या है? मैं जानता हूं कि वो बहुत ईमानदार है। तो यहाँ पे जो आपका क्या हो जाएगा? बहुत ईमानदार है, ये आपका संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा, यानी कि प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। अब देखते हैं कि किस तरीके से एक ही क्वेश्चन से अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट देखते हैं उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं। अब ये उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। बहुत अच्छे से इसको डिटेल में देखते हैं क्या है हमारा। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। संज्ञा उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य क्रिया को के कर्ता, कर्म अथवा क्रिया पूरक के रूप में प्रयुक्त हो, उन्हें संज्ञा के आगे कहते हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं? संज्ञा के उपवाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। संज्ञा के आगे नहीं, संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। नेक्स्ट है, एग्जाम्पल ले लो, मैं जानता हूं कि वह बहुत ईमानदार है। सेंटेंस क्या है? मैं जानता हूं कि वह बहुत ईमानदार है। तो यहाँ पे संज्ञा किसके बारे में हो रही है? भाई जो पर्सन होगा उसी के बारे में संज्ञा हो रही होगी ना, तो संज्ञा बहुत ईमानदार है। नेक्स्ट है विशेषण उपवाक्य क्या होते हैं? जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा की पद की विशेषता बताते हो तो उन्हें विशेषण कहते हैं। कैसे? मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत मोटा था, तो बहुत मोटा क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताते हो। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य क्रिया की विशेषता बताएं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे जब वर्षा हो रही थी तब मैं कमरे में था, तो यहाँ पे क्या हो रही थी? वर्षा। तो वर्षा की विशेषता बता रहे हैं ना कि जब वर्षा हो रही थी तो तब मैं क्या कर रहा था? कमरे में था। आई होप आपको एक एक चीजें अच्छे से क्लियर हो गई हैं। आगे का देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पद प्रबंध क्या होते हैं। पद प्रबंध को जानते हैं, कई पदों के योग से बने वाक्यांश को जो एक ही पद का काम करता है उसे पदपंथ कहते हैं। पदपंथ को वाक्यांश भी कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। फ्रेसेस होता है मतलब इनकम्प्लीट होता है। क्या होता है? ऐसे वर्ड जो इनकम्प्लीट होते हैं, अब कंप्लीट नहीं होते सेंस देते हैं, उन्हें फ्रेसेस या पदबंध कहते हैं। जैसे सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र, ये तो अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ ना सेंटेंस। क्या बोला गया? सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र। तो जब बोला जीत गया, तो सिर्फ और सिर्फ ये कलरफुल पॉइंट है, ये आपका क्या हो जाएगा? फ्रेस हो जाएगा, यानी कि पदबंध हो जाएंगे। या लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है, तो अत्यंत सुशील और परिश्रमी ये तो इनकम्प्लीट है ना, आप किसी के सामने भी जोड़ के लगा सकते हो। बहती चली जा रही है, क्या हवा बहती चली जा रही है, या नदी बहती चली जा रही है, या नदी में कोई चीज बहता चला जा रहा है, या नाव बहती चली जा रही है। तो यहाँ पे सिर्फ बहती चली जा रही है, वो क्या काम करेगा? पदबंध का काम करेगा। किसका कार्य करेगा? पदबंध का कार्य करेगा। नेक्स्ट है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह के बारे में पता होना चाहिए, जिसको हम पंक्चुएशन कहते हैं। इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे प्रोनाउंसिएशन और लिखने और बोलने दोनों में। तो आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कहाँ पे हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। रुकना या ठहरना का मतलब ऐसा नहीं कि आप सारा काम धंधा छोड़ के आप बैठ जाएंगे, या चलो ठीक है रुकना, विराम का मतलब रुकना होता है, तो आज हम नहीं पढ़ते हैं, आज हम नहीं करते हैं, तो रुक जाते हैं। मतलब ये होता है कि हम सेंटेंस में कहाँ पे ब्रेक लेना है, कितनी देर रुकना है और कैसे बात करनी है। जैसे रोको मत जाने दो, ये तो हमने एक सेंटेंस बोल दिया, रोको मत जाने दो। नेक्स्ट है रोको मत जाने दो, इन सब का मीनिंग अलग अलग है। नेक्स्ट है रोको मत जाने दो, ठीक है। एक इसमें क्या कह रहे हैं? रोको मत जाने दो,
ठीक है, मतलब उसे रुकने के लिए मत बोलो, उसको जाने दो। फिर दूसरे में क्या रहा है, रोको, मतलब उसको रोको और फिर उसको मत जाने दो। और दूसरा फिर क्या कह रहा है, रोको मत, सिर्फ उसको जाने दो, रोकना मत, उसके चले जाने दो। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया। अभी देखते हैं कि जो चिन्ह होते हैं, विराम चिन्ह होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं और उनका किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं, कितने कितने सेंटेंसेस में, कैसे कैसे में। तो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि किस सेंटेंसेस का क्या नाम होता है, तो आपको वो सेंटेंसेस बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। यहाँ पे हमारा इस वाले सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं, पूर्ण विराम बोलते हैं। जब सेंटेंस हमारा एक खत्म हो जाता है, पूरा एक वाक्य कंप्लीट हो जाता है, तब हम पूर्ण विराम लगाते हैं और इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाते हैं। फिर आता है हम लोगों का अर्धपूर्ण विराम। क्या होता है हम लोगों का, फिर आता है अर्धपूर्ण, इसको बोलते हैं सेमी कॉलम बोलते हैं। जहां पर पूर्ण विराम की अपेक्षा हम कम देर रुकते हैं तो वहां अल्प विराम लगाते हैं, मतलब थोड़ा ही देर रुकना होता है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, थोड़ी देर अल्प विराम लगा देते हैं। जैसे कोई सेंटेंस लेना हो, फूलों में आम को सर्वश्रेष्ठ फल माना जाता है, किंतु श्रीनगर में और ही किस्म के क्या है, फल हैं, या वो अलग अलग किस्म के आम आते हैं। फिर आता है अल्प विराम। अल्प विराम का हम यूज वहां करते हैं जहां पे हम बहुत ही ज्यादा जल्दी, मतलब बहुत ही कम कम हम लोगों को विराम लेना पड़ता है, बहुत ही कम पॉज लेना पड़ता है। तो एक ही प्रकार के कई शब्द हों, उनको हम एक साथ बोलने लगे, तब हम वहां पे क्या लगाते हैं, वहां पे कॉमा लगा लगा के हम लोग उनका यूज करते हैं, अल्प विराम। इसको अल्प विराम बोलते हैं, इंग्लिश में कॉमा बोलते हैं। तो कैसे हो जाएगा, अगर कोई एग्जाम्पल ले ले तो क्या हो जाएगा, हाँ, नहीं, अतः, वस्तु, या आज मैंने आम, केला, सेब, अंगूर, अनानास, ये सारे फ्रूट्स खरीदे। तो इन सब में हम एक जैसे हैं ना, तो हम लोग यहाँ पे अल्प विराम लगा के यूज कर सकते हैं। प्रश्न चिन्ह का क्या होता है, जब हम किसी से क्वेश्चन कर रहे होते हैं। विस्मयदिबोधक चिन्ह का मतलब होता है जो सडन फीलिंग, सडन भाव, अचानक से कोई भाव आता है, दुख का और खुशी का, प्यार का, गुस्से का, तो वहां पे हम लोग ये यूज करते हैं। उद्धरण चिन्ह होता है तो इसको एक्सक्लेमेशन साइन बोलते हैं, जब हम कोई स्पेशल नेम या थिंग लिखते हैं तो उसको इन्हीं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। फिर आता है हमारा योजक का। क्या आता है हमारा, योजक का चिन्ह होता है, तो इसका उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं, योजक के चिन्ह का, इसको हाइपन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपन भी बोलते हैं। और इसका प्रयोग हम जो सामासिक पद होते हैं उनको हम यूज करने में करते हैं, जैसे लाभानी, दो दो, राष्ट्रभक्ति, तो उनके बीच में हम लोग इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है निर्देशक या डैश लगाने के लिए। तो निर्देशक या डैश लगाने के लिए किस तरीके से कर सकते हैं कि जहाँ पे हमें थोड़ा बड़ा हो या कोई सेंटेंस आगे बढ़ा के लिखना हो, जैसे संवादों को लिखने के लिए अगर कुछ लिखेंगे तो राम तुम कहाँ रहते हो, मतलब एक कोई स्टोरी जब आप पढ़ते हो तो देखते हो ना, स्टोरी के आगे किसी का नाम लिखा रहता है, फिर उसके बाद में डैश लगाते हैं, फिर वो क्या वाक्य कहता है वो लिखते हैं। फिर दूसरा संवाद स्टार्ट होता है, दूसरा पर्सन होता है, फिर डैश लगाते हैं, फिर जो लिखते हैं वो होता है। अब आता है कोष्ठक यानी कि ब्रैकेट। ये भी आपको पता है कि कोष्ठक के भीतर हम ऐसी सामग्री को लिखते हैं जो वाक्य के अंग होते हैं, उन्हीं को अलग करने के लिए लिखते हैं, तो उनको कोष्ठक में लिखा जाता है। एक ही के डबल नेम होते हैं तो भी हम वहां पे किसका, ब्रैकेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हंस पद, जिसको त्रुटि बोधक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रुटि यानी कि कैरेट बोलते हैं। इसको हम लोग इस तरीके से इसका यूज करते हैं, जब किसी वाक्य का अर्थ अथवा वाक्यांश में कोई शब्द अथवा अक्षर लिखने में हम लोग छूट जाता है, तो वहां पे जैसे आपने कोई चीज लिखा, ठीक है, एक चीज लिखा और एक क्वेश्चन में बोलते हैं ना, कभी कभी आपने कोई लाइन लिखी और वहां पे आपने एक वर्ड लिखना वहां पे आप भूल गए, तो वहां पे इस तरीके से एरो बना के ऊपर लिख देते हो, या तो फिर मैम एरो बना के यहाँ पे नीचे लिख देती हैं, या ऐसे करके लिख देते हैं ना, तो उसका मीन क्या होता है, हम लोग इसी हंसपद यानी कि त्रुटि बोधक का यूज करते हैं। नेक्स्ट है रेखांकन। क्या होगा आपका, नेक्स्ट है हमारा रेखांकन। इसमें रेखांकन मतलब क्या होता है, अंडरलाइन करते हैं। लाघव चिन्ह होता है, ये जो आपका डिग्री के जैसा बना होता है, इसको संक्षिप्त रूप में लिखते हैं, यानी कि जब हम कोई भी साइन ऑफ एब्रीविएशन होता है, यानी कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तब हम लोग इसका यूज करते हैं। लोप चिन्ह होता है डैश डैश डैश। अगर हमने एक बात अपनी बोली, फिर हमने देखा उसको सेम है, तो हम उसको डैश 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 लगा के लिख सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियरली बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा।
हमारा पहला क्वेश्चन है, राम पढ़ता है। तो राम पढ़ता है ये कैसा वाक्य होगा? सरल वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य होगा, मिश्रित वाक्य होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ये कैसा वाक्य होगा? एक ये सरल वाक्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। तो ये कैसा वाक्य है हमारा? ये सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है और इनमें से कोई नहीं। आप देखिए यहाँ पे क्या है, दो वाक्य है। उसने परिश्रम तो बहुत की, सफलता नहीं मिली। तो ये क्या है? किंतु। क्या है? देखो परिश्रम, दोनों डिपेंडेंट तो नहीं है। क्यों? क्योंकि परिश्रम तो किया है पर सफलता नहीं मिली, तो ये डिपेंडेंट नहीं हुआ, पर इसको किंतु के साथ में जोड़ा गया है। तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, ईश्वर तुम्हें सफलता दे। तो ईश्वर तुम्हें सफलता दे, ये कैसा आपका सेंटेंस है, वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य है, विस्मयवाचक वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य है या इच्छावाचक है? तो ईश्वर तुम्हें सफलता दे, तो ये अपनी इच्छा से कहा जा रहा है, तो ये क्या है? एक इच्छावाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, संतोष से बढ़कर सुख नहीं। क्या है आपका? संतोष से बढ़कर सुख नहीं। तो ये कौन सा सेंटेंस होगा आप बताइए? मिश्रित वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य होगा, सरल वाक्य होगा या इनमें से कोई नहीं है? तो ये कौन सा वाक्य है? एक सरल वाक्य है कि संतोष से बढ़कर सुख नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, राजनीतिक अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी पर चलती है। तो क्या है? राजनीतिक अब एक व्यवसाय बनती जा रही है। तो क्या हो गया? एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी पर चलती है। तो ये दोनों क्या है? डिपेंडेंट तो नहीं है आपका, जो गुंडागिरी पर चलती है। तो किसकी बात कर रहा है? राजनीतिक की ही तो बात कर रहे हैं ना, गुंडागिरी पर चलती है। तो ये किस प्रकार का हो जाएगा सेंटेंस? तो ये हो जाएगा मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य। नेक्स्ट है हमारा, आज बहुत पानी गिरा। ये क्या बोल रहा है? आज बहुत पानी गिरा। तो ये कैसा वाक्य हो जाएगा? ये एक साधारण वाक्य। भाई ये तो सिंपल सी बात कह दिया कि एक क्या है? आज बहुत पानी गिरा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित भाग में रेखांती उपवाक्य है। तो अगर इसमें पूछा जाए आप रेखांती उपवाक्य में कि उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है, तो यहाँ पे रेखांती है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? जो हुसैन का बनाया हुआ है। तो ये कैसा हो जाएगा? तो ये वाक्य आप बताइए कि ये वाक्य कैसा ये वाक्य हो जाएगा? ये जो वाक्य है वो हमारा कौन सा है? विशेषण है, क्योंकि वो क्या बना रहा है? विशेषता बता रहा है कि हुसैन का बनाया हुआ, हुसैन की विशेषता बता रहा है कि उस चित्र को उठाओ जो हुसैन ने बनाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पे 8 है, अरे उसने तो कमाल कर दिया। तो ये कौन सा है? अरे ये देखो एक्सक्लेमेशन साइन आ गया, इसका मतलब ये कौन सा सेंटेंस हो गया? ये हो गया विस्मयवाचक वाक्य। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सा अर्धविराम है? देखो अभी हमने कहा था कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन से उसको क्या कहते हैं चिन्ह को, तो आप यहाँ देख के बताइए। अब आप कमेंट में मुझे ये लिख के बताइएगा कि इस वाक्य को क्या कहते हैं, बाकी वाक्य को क्या कहते हैं। अर्धविराम का क्या हो जाएगा? ये चिन्ह हमारा क्या हो जाता है? अर्धविराम का चिन्ह हो जाएगा। कमेंट में आप ये बताइए कि इस चिन्ह को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं और इस चिन्ह को क्या कहते हैं। तो आपको पता चलेगा, आप तुरंत पॉज करके तुरंत बताएंगे ताकि आपको माइंड में क्लिक करिएगा कि याद हुआ कि नहीं याद हुआ। नेक्स्ट और आखिरी रहेगा इस सेशन का हमारा, वाक्य के घटक क्या होते हैं ये देखेंगे हम लोग। वाक्य के घटक हम लोगों ने पढ़ा कौन से होते हैं? उद्देश्य या विधि, कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया और कर्म और विश्लेषण क्या होता है। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आपको अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।